हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु विनोद द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, यह 4 भागों में विभक्त है। इसके 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में हुआ। इसके मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में विभक्त थे, जिसका 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ तथा चौथे भाग का प्रकाशन होता है 1934 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल की समय सीमा रही संवत 1375 से 1700। संवत 1375 से 1700। ठीक है, आगे देखेंगे। आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित एवं परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित हिंदी साहित्य का विकास को परिवर्तित एवं परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्न में से कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? मिश्र बंधुओं में 3 लोग आते हैं, जिनमें से एक यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते हैं। मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं आते, बल्कि गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र आते हैं। आगे देखेंगे, मिश्र बंधुओं द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? तो मिश्र बंधु विनोद। हिंदी नवरत्न का रचनाकाल क्या है? हिंदी नवरत्न का रचनाकाल रहा सन 1910 ईस्वी। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन रहे? तो डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन रहे। सन 1888 ईस्वी में इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया था। इस ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। ठीक है, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया था, जिस ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा रचित ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया गया है। ग्रंथ का नाम क्या है? तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किस रूप में निकाला गया? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ था, डॉक्टर ग्रियर्सन के ग्रंथ का। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक रहे उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक रहे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ त्रिपाठी नहीं। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक रहे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? तो भाषा काव्य संग्रह कृति रही महेश दत्त शुक्ल की। इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? इसमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में रामचंद्र शुक्ल नहीं है। ठीक है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में की गई थी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में की गई थी। आगे देखेंगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से
हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है किनके अनुसार? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? तो पुरानी हिंदी नामकरण किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। पुरानी हिंदी नामकरण किया चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। आगे देखते हैं, हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? तो हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा शिव सिंह सेंगर ने। ग्रंथ का नाम क्या था इनके द्वारा रचित? शिव सिंह सरोज। कब लिखा गया? तो 1883 ईस्वी में। ठीक है, 1883 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक रहे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अधिकांश साहित्यकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरहपाद है हिंदी के प्रथम कवि। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसके अलावा राहुल संकीर्त्यायन भी सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? इस्तवार द लाल लितरत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द लाल लितरत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। यह फ्रेंच भाषा में गार्सा द तासी द्वारा लिखा गया है, जिसका प्रकाशन सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में किया गया। ठीक है, शिव सिंह सरोज के रचयिता रहे शिव सिंह सेंगर। तजकीरा ए शुअराई हिंदी के रचयिता रहे मौलवी करीमुद्दीन तथा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता रहे जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के रचयिता रहे बच्चन सिंह। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? डॉक्टर सुमन राज जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? तो पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। किसका कथन है? तो यह कथन है आपका गार्सा द तासी का। ठीक है, यह कथन है गार्सा द तासी का। ये एक फ्रांसीसी विद्वान थे। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक रहे फ्रैंक ई के। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान माने जाते हैं जेशुआ कैटलर। जेशुआ कैटलर। इनका हिंदुस्तानी ग्रामर को हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के लेखक रहे किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी कोविद रत्नमाला हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन रहे? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक रहे श्याम सुंदर दास। ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि लेखक एवं आलोचक माने जाते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास द्विवेदी युग के रचनाकार माने जाते हैं, आलोचक माने जाते हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला कवियों का संग्रह है। ठीक है, भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया? भक्तिकाल का नाम पूर्व मध्यकाल आचार्य
हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक, सही लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन रहे? तो पादरी एडिसन ग्रिप्स। पादरी एडिसन ग्रिप्स। निम्न में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? इनमें से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो प्रेमचंद ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा, जबकि बाकी तीनों ने गद्य और पद्य दोनों विधा में रचनाएं की। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल क्या है? शिव सिंह सरोज का रचनाकाल रहा 1883 ईस्वी। इसके रचयिता रहे शिव सिंह सेंगर। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन माना जाता है? मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना जाता है। इन्हें नाथ साहित्य का आरंभकर्ता भी माना जाता है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। इसके अलावा गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया। गोरखनाथ की रचनाओं को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी नाम से संपादित किया है। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो राम नरेश त्रिपाठी माने जाते हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता राम नरेश त्रिपाठी माने जाते हैं। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह किया गया है। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह किया गया है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता कौन रहे? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता रहे नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी। निम्नलिखित में से किस लेखक ने इनमें से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उसका नामकरण किया। ठीक है, कालों का नामकरण क्या किया है? कालों का नामकरण कैसे किया है? तो उस काल की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के आधार पर किया है। रचनाओं की जो प्रवृत्तियां होती थी उसके आधार पर काल का नामकरण किया है। किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल गलत है। ऐतिहासिक नामकरण के अनुसार रीतिकाल नामकरण यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए? तो स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन स्वतंत्र तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से किया जाना चाहिए। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि कैसी रही? तो आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम किसने दिया? तो रमाशंकर शुक्ला रसाल ने दिया। इस काल को मिश्र बंधु ने अलंकृत काल यानी रीतिकाल को ही कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल। ठीक है, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल का ऐतिहासिक नामकरण है एक तरह से। तो
रमाशंकर शुक्ल रसाल ने उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम दिया। इसके अलावा मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा इसे। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा तथा रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल नाम दिया था, यानी प्रवृत्ति के आधार पर। निम्न में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? तो डॉक्टर नगेंद्र। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बल्कि इन्होंने संपादन किया है हिंदी साहित्य के इतिहास का, यानी संपादक रहे हैं ये। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है? इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति रही विधेयवादी पद्धति। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। आचार्य शुक्ल ने इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति का अनुसरण कर अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक कौन रहे? राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक रहे मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक रहे मोतीलाल मेनारिया। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक ग्रंथ गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी है हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास के लेखक। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन रहे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक रहे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी गिल क्राइस्ट ने कहा था। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है? यानी आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल में विभाजित किया है। निम्न में से किसने? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ठीक है, तो इसके अलावा डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में यह कहा जाता है कि ये आधुनिक हिंदी एकांकी के जन्मदाता रहे हैं। ठीक है, आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता भी माना जाता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।